मुसलमान ही नहीं, मैं तो ऐसे हिंदुओं को भी भारत छोड़ के जाने को कहूँगा जो देश प्रेम नहीं करते। हर घर से अफजल निकलेगा। भगत सिंह हमारे देश में होने चाहिए, लेकिन हमारे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। 3 नहीं अब 30,000 नहीं रहेगा एक मजार। कि कातिलों की टोलियों को रहनुमा बना दिया और जो बिगाड़ता रहा मेहदी मांग रोलियां, जो सदा वतन की लाज को उघारता रहा और माँ भारती के मानचित्र को फाड़ता रहा। दुर्भाग्य था इस देश का कि उसके सर पर रख के ताज हो रही थी आरती, रो रहा था देश प्रेम, रो रही थी भारती। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बाबू की हत्या का कनेक्शन इसी बड़बोलेपन की वजह से कहीं से उत्पन्न हुआ क्या? हिंदू असंगठित है, मुगलों ने हिंदुओं को बहुत सताया। अब मैं समझा, तेरे रुखसार पर तिल का मतलब दौलते हुस्न पर दरबान बिठा रखा है। नमस्कार, मैं हूँ हिमांशु त्रिपाठी, आप हैं हिंदी के इस पेज पर। आज हमारे साथ एक खास शख्सियत रहेंगे, तो हमने शायराना तरीके से इस इंटरव्यू की शुरुआत की है। तो आप जरूर समझ चुके होंगे कि कोई प्रेम का पुजारी व्यक्ति होगा जिसने कहीं ना कहीं अपने पूरे जीवन में किसी एक व्यक्तित्व से, किसी एक बिंदु से प्रेम बहुत अगाढ़ किया होगा। आज हमारे साथ रहेंगे श्याम बाबू गुप्ता जी, जनपद अंबेडकर नगर में एक अच्छी पहचान और एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी व्यक्तियों में शुमार होने वाले श्याम बाबू गुप्ता जी आज इस इंटरव्यू में रहेंगे। लंबी वार्ता होगी, जीवन के कई मुद्दों पर चर्चाएं होंगी। एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, हमारे साथ बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्ता जी, शुरुआत करें, जब आप इतने बड़े थे, छोटे से स्कूल की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से शुरू हुई आपकी? नगर के सबसे प्रतिष्ठित विद्यालय आदर्श जनता इंटर कॉलेज से। आदर्श जनता इंटर कॉलेज से। तो इंटर तक पहुंच गए थे आप? नहीं, मैं हाई स्कूल तक। हाई स्कूल तक? उसके आगे की पढ़ाई? अब एक तरह से कह लिया जाए कि बनिया के घर के लड़के थे, दुकानदारी और इन सब कारणों से उससे आगे नहीं गए। बाकी संघ से सीधे जुड़ने के कारण हमने देश से प्रेम किया और फिर उसी काम में तब से लग गए। मतलब जबरदस्ती आपको दुकान में बैठा दिया गया? ना, जबरदस्ती नहीं, बस मैं स्वेच्छा से बैठा। यानी कि आप स्कूल छोड़ के बीच में कहीं गायब होते थे? हैं? बीच बीच में होते भी रहे हैं, ऐसा नहीं। बंक मार के मूवी देखने जाते थे? मूवी हमको नहीं पसंद था। तो कहाँ जाते थे स्कूल छोड़ के? घर आते थे। मन नहीं लगता था पढ़ाई में? नहीं, कम लगता था, लेकिन पढ़ने में अच्छे थे। बस देश से प्रेम थी, बचपन में ही संघ की शाखाओं पे जाना और वहीं से फिर देश प्रेम की ऐसी भाव जगी कि उसी में फिर रम गए। कितने साल के थे जब आप पहली बार शाखा आप गए थे? 1983 में। हमको लग रहा है 10-12 साल के रहे होंगे। किसी ने बताया था कि ऐसे ही दिमाग में आया उपज की अब देश की सेवा करनी है? नहीं, अपने इस नगर में शिशु मंदिर स्कूल चलता था, वहाँ के प्रिंसिपल थे जगदेव सिंह जी। तो उन्हीं की प्रेरणा से घर पे वो आते थे संघ के प्रचारकों के साथ भोजन करने। वहीं से मन में हुआ कि चल के देखा जाए कि संघ की शाखाओं पे क्या होता। तो फिर वहाँ बच्चों के साथ खेलना, देश प्रेम की बातें होना, हिंदू संगठन कैसे बने, इस सब बिंदुओं पे जब वहाँ वार्ता होती थी तो उसमें रोचकता बढ़ती गई और धीरे धीरे मैं संघ का हो गया। संघ के पूरे रम गए संघ में। तो मोहब्बत कभी हुई पूरे जीवन में किसी से? देश से, हमने पहले ही कह दिया, देश से हुआ समाज सेवा की तरफ झुकाव रहा। कहा जा सकता है इन्हीं सब चीज़ों से प्रेम रहा। शादी कब हुई आपकी? 18 मई 1997 में। तो परिवार वालों ने डिसाइड कर दिया था कि आपकी शादी इनसे होगी कि आपने डिसाइड किया था कि? संजोग से मैं बहुत अच्छा भजन वजन भी गाता हूँ, तो हमारे ससुराल के लोग हमको देखने आए, तो उस समय स्टेज पे मैं था। अच्छा, मतलब प्रस्तुति दे रहे थे आप? दे रहे थे, और संजोग से वो हिंदी नववर्ष अब हम मनाते हैं, लेकिन उस समय अंग्रेजी नववर्ष का वो कार्यक्रम था और मंच पे मैं था। मेरे पत्नी के चाचा जी आए थे, वो मंच पे पहली बार देखे, फिर मंच से हमको बुलाया गया। घर गए, 2 मिनट उनसे वार्ता किया, फिर मंच पे पहुंच गया और एक बार के देख रेख में शादी तय हो गई। मतलब पसंद आ गए आप ससुराल वालों को? बिल्कुल यही हुआ होगा। अच्छा, तो ये राजनीतिक जीवन, आरएसएस के बाद राजनीति में एंट्री, जब आप भारत की सेवा करने निकले थे, तो फिर राजनीति कहाँ से आ गई दिमाग में कि राजनीति करके ही सेवा की जा सकती? देखिए, ध्यान होगा आपको, 2013 में बड़े भैया की हत्या हो गई थी, स्थानीय सपा के गुंडों ने कर दिया था, राम बाबू गुप्ता जी की। गुप्ता जी का। उसके बाद परिस्थिति ऐसी बनी कि जब हम लोगों को सपा की गवर्नमेंट में न्याय नहीं मिला,
तो एक दिन मेरे मन में ऐसे ही आया कि क्यों ना जिस ताकत के बल पर वो अड़ा हुआ है और हत्या करवाया और हम लोग लाख चिल्लाते रहे लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, तो वो शक्ति क्यों ना हम प्राप्त कर लें। और वो सपना मैंने देखा और अपने मेहनत के बदौलत जनता के सहयोग से हिंदुत्व के बल पर वो शक्ति मैंने प्राप्त की। और आप जानते हैं कि 2017 से 22 तक भाभी जी विधायक रहीं और सेवा करने का अवसर मिला। आप हिंदुत्व का चोला ओढ़े जनता के बीच जाते हैं, वोट मांगते हैं, हिंदुत्व का प्रचार प्रसार करते हैं। आपका व्यापार निवास एक ऐसी जगह पर है कि आपकी दीवार और मस्जिद की दीवार कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलने को बेताब है। पर्सनालिटी को देख के जाना जाता है कि आप धुर विरोधी हैं किसी एक कौम की, कि आपका दीवार और मस्जिद का दीवार बिल्कुल सटा हुआ है। देखिए, पहली बात तो मैंने किसी का नुकसान नहीं पहुंचाया। हाँ, इतना ज़रूर है कि एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि वो लोग विधर्मी हैं। विधर्मियों के द्वारा जब भी हमारे किसी भी हिंदुत्व के किसी भी मान बिंदुओं पर कुठाराघात किया जाता था, वो सुन के मेरे मन में अजीब सी हलचल होती थी कि आखिर ऐसा क्यों होता था। तो जब तह में जाते थे तो पता चलता था कि हिंदू असंगठित है। इस कारण से ये तमाम, केवल आज के दौर में नहीं, पीछे भी अगर आप जाएंगे, इतिहास भी पढ़ेंगे, तो तमाम प्रकार से मुगलों ने हिंदुओं को बहुत सताया। वो सब ऐतिहासिक तथ्य जानने के बाद मुझे इनसे दूरी बनी, और दूरी है भी। दूरी होने के बावजूद भी कोई एक व्यक्ति ये नहीं बता सकता कि मैंने किसी का नुकसान पहुंचाया हूँ। हाँ, ये किया हूँ कि अपने लोगों का नुकसान करने के लिए जो आते थे उनको मुंहतोड़ जवाब अपने संगठन शक्ति के बल पे देते हुए आज इस स्थान पे पहुंचा हूँ। मंच पे आप चढ़ते हैं, आपके सामने जब माइक आता है तो फिर आप जहर उगलते हैं उनके खिलाफ? नहीं, किसी के खिलाफ जहर क्यों उगलूंगा? जो गलत है उसको गलत कहने की शक्ति मेरे अंदर है। गलत को गलत मैं खुल के कहता हूँ, वो मंच हो या जमीन हो या कहीं व्यक्तिगत कहीं बैठा हूँ, तो जो गलत है उसको गलत कहने की ताकत मेरे अंदर है। तो क्या राम बाबू की हत्या का कनेक्शन इसी बड़बोलेपन की वजह से कहीं से उत्पन्न हुआ क्या? नहीं, बड़बोलापन नहीं, हमने ज़मीन पर ऐसा काम किया है जो उन लोगों को लगता था कि ये रास्ते का कांटा है, जो वो अपने मिशन, किसी भी मिशन में हो सकता है वो मंदिर को तोड़ने का मिशन हो सकता है वो लव जिहाद हो सकता है वो लैंड जिहाद हो, इन सब विषयों, गौ हत्या का मामला हो, इन सब विषयों का हम लोग विरोध करते थे। और मुझे लगता है कि यही कारण बना जो भैया की हत्या हुई। निशाने पे आप थे? बिल्कुल रहे होंगे, तभी तो हुआ। वो सामने है आपके। भाइयों का बहुत बढ़ चढ़ के हिंदुत्व के लिए काम करना, संगठनों से जुड़ के रहना, गलत को गलत कहना, किसी भी तरह का हिंदुओं पर कुठाराघात होता था तो हम लोग प्रत्यक्ष रूप से अपने साथियों के साथ पहुंचकर उसका विरोध करते थे। तो कहीं ना कहीं दोनों लोग रहे होंगे। हिंदुत्व का संगठन बना के लोगों से आपने वोट मांगा, विधायक भी आपके परिवार में स्वर्गीय राम बाबू गुप्ता जी की धर्मपत्नी रही हैं। हिंदुत्व के लिए आपने अपने कार्यकाल में क्या किया है? हिंदुत्व के लिए जो आवश्यक था वो सारा काम किया गया। जैसे हिंदुत्व के लिए सबसे आवश्यक था, जो हिंदुओं के लिए कह लिया जाए कि एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हिंदुओं के ऊपर था कि भगवान राम के इस देश में, भगवान राम की जन्मभूमि जिसको हम आस्था का केंद्र मानते हैं अयोध्या, ऐसे अयोध्या जैसे पवित्र स्थान पर एक कलंक का ढांचा खड़ा था जिसको बाबरी मस्जिद नाम दिया गया था। उस कलंक के ढांचे को भी हटाने में हम दोनों भाइयों का बहुत बड़ा रोल रहा। विश्व हिंदू परिषद संघ से जुड़कर हम लोग जितने भी राम मंदिर से जुड़े आंदोलन थे सब में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि जिस आंदोलन को विश्व हिंदू परिषद ने शुरू किया उसके शुरुआती दौर में भी मैं उस आंदोलन से जुड़ा रहा और उसका परिणाम भी हम हिंदुओं के पक्ष में आया। आज राम मंदिर बन रहा है तो कहीं ना कहीं मन को खुशी होती है और दुख इस बात का होता कि काश राम बाबू भैया होते तो आज यह दृश्य देखकर वो बहुत प्रफुल्लित, उनका मन बहुत प्रफुल्लित होता कि जिस आंदोलन को हम लोगों ने शुरू किया था उसका सार्थक परिणाम भी आज हम सभी नंगी आंखों से देख रहे हैं। मुसलमान भारत छोड़ के चले जाए, ऐसी मंशा है क्या आपकी? मुसलमान ही नहीं, मैं तो ऐसे हिंदुओं को भी भारत छोड़ के जाने को कहूँगा जो देश प्रेम नहीं करते, जो कहते हैं कि
भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और ऐसे लोगों का समर्थन जो हिंदू भी करते हैं, वो भी मैं मानता हूं कि वो भी देशद्रोही हैं, वो भी धर्मद्रोही हैं, वो भी रामद्रोही हैं। उनको भी इस देश में कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए, मेरी व्यक्तिगत राय है। मस्जिदों को लेके क्या ख्याल है? ऐसे आपके घर के पीछे ही एक छोटी सी घटना है। आप हिंदू उसको ये कहते थे कि वहाँ पर सती का चौरा बना हुआ है, और मुसलमान ये कहते थे कि ये हमारा है। उसके बाद फिर जांच हुई, हिंदुओं के पक्ष में फैसला आया। ऐसे कई छोटे छोटे गांव में है कि जहाँ मंदिर है वहाँ फिर उसके पास में ही मस्जिद है। ये भाईचारा को संबोधित करता है कि आगामी समय में विवाद बढ़ाने की स्थितियां हैं? ये अपनी नज़र से आप क्या देखते हैं? देखिए, जब राम मंदिर का अभियान चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, उस समय विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने नारा दिया था, 3 नहीं अब 30,000 नहीं रहेगा एक मजार। और निश्चित तौर पर वो बहुत सोच समझ के ये नारा बनाया गया था। जैसे अयोध्या, मथुरा, काशी, 3 तो विश्व प्रचलित है कि ये विवादित है, और कहीं ना कहीं मंदिर को तोड़ के मस्जिद का उसको रूप दिया गया। राम जी का मंदिर कोर्ट ने तय किया कि ये मंदिर है, विपक्षी को पीछे हटना पड़ा। इसी प्रकार पूरे देश में तमाम स्थानों पे ऐसी जब खुदाई होती है तो पता चलता है, ऊपर से तो मस्जिद देखने में लग रहा है, नीचे लेकिन मस्जिद मंदिर के तमाम अवशेष मिल रहे हैं। और आज स्पष्ट हो रहा कि यहाँ कभी यहाँ मंदिर था जो तोड़कर मस्जिद बनाया गया। तो निश्चित तौर पर ऐसे सभी स्थानों को वापस लेने के लिए विश्व हिंदू परिषद लगी है, और हम शीघ्र ऐसे तमाम स्थानों को अपने हिंदुओं के पक्ष में करेंगे जो कभी हमारे अस्मिता का प्रतीक था, लेकिन आज दुर्भावनावश कहीं ना कहीं वो मस्जिद का आकार लिए हुए हैं। आपके लिए भी कोई किसी बंदूक में कोई ना कोई गोली हो सकता है सुरक्षित हो? देखिए, देश के लिए जब धर्म के लिए, समाज के लिए जो व्यक्ति निकल पड़ता है, मुझे लगता है कि अगर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, बटुकेश्वर दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल, ना जाने लाखों लोग अगर यही सोचे होते कि किसी बंदूक की गोली पे मेरा नाम है, किसी के तलवार पर मेरा नाम है, तो आज मुझे लगता है कि हम आप बैठ के ऐसे बात ना करते। ये देश वासी आज भी अंग्रेज़ों के गुलाम होते, अंग्रेज़ों के तलवे चाटते, और हमारे ही लोग उनके यहाँ नौकरी करके हमारे लोगों पर कोड़े बरसाते। उन्होंने जो किया है, मुझे लगता है कि अपने समाज में सबसे बड़ी जो बुरी बात है कि भगत सिंह हमारे देश में होने चाहिए, लेकिन हमारे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। मेरा मानना है कि भगत सिंह मेरे घर में होना चाहिए, प्रत्येक घर में भगवान भगत सिंह होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो नारा था ना कि क्या कि हर घर से अफजल निकलेगा। तो अगर हर घर से अफजल निकलेगा तो हर घर से भगवान राम भी होने चाहिए, तभी जाकर मुकाबला हो पाएगा। तो होगा तो देखा जाएगा। डर नहीं लगता मौत से? बिल्कुल डर नहीं लगता। हमारा मानना है कि भगवान ने जितनी श्वास हमको दिया है, एक श्वास मैं इस पृथ्वी पर ना ज़्यादा ले सकता हूँ और ना एक सांस कम ले सकता हूँ। जितना तय है उसको कोई दुनिया की ताकत ना एक बढ़ती कर सकता, कोई दुनिया का डॉक्टर, और ना कोई हत्यारा हमारी हत्या एक सांस के पहले कर सकता है। विश्व हिंदू परिषद का मुझे विश्वास है। विश्व हिंदू परिषद के सक्रिय कार्यकर्ता थे आप? थे ना? हैं। चलिए, इस समय विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सत्संग प्रमुख का दायित्व मेरे पास है, अवध प्रांत का। मतलब ये कुल मिला जुला के ये है कि आप एक जो है मंच बनाइए, वहाँ लोगों को इकट्ठा कराइए, हिंदुत्व का ज्ञान दीजिए, यही सीधी सीधी बात है। हिंदू संगठित हो, पूरी मंशा है कि जो हिंदू अभी तक जाति पात के बंधन में बंधा हुआ है, हिंदू पहले अपने आप को ठाकुर हिंदू बाद में, पहले बनिया हिंदू बाद में, पहले पंडित हिंदू बाद में समझता था। प्रयास ये है कि पहले अपने आप को हिंदू, बाद में वो किसी जाति में अपने आप को समझे। तो जिस दिन हिंदू समाज ने ये समझा था, उस दिन कलंक के ढांचा को हमने ढहाया था। जो 500 वर्ष का गुलामी का वो प्रतीक था, 4-5 घंटे में हमने ढहाकर पूरी दुनिया को ये संदेश दिया था कि हिंदू अब अपने आप को हिंदू समझने लगा है। ये संदेश बहुत दूर तक गया था। नहीं, बिल्कुल जाना ही चाहिए। और निश्चित तौर पर हिंदू बिना संगठित, हम तो कहते हैं कि हर समस्याओं का निदान हिंदू समाज संगठित हो जाए तो कोई समस्या ही इस देश में नहीं है। सभी समस्याओं का, उलझे सुलझे प्रश्नों का उत्तर केवल एक, हिंदू हम सब एक। हमारे टांडा नगर में तो 70 और 30 का रेशियो है, लेकिन पूरे विधानसभा में देखा जाए तो 60% हिंदू हैं, 40% मुसलमान। हिंदू क्योंकि अपने आप को हिंदू मानता ही कहाँ है,
और वो पहले अपने आप को मुसलमान मानते हैं। वोट बैंक, थोक वोट बैंक उनके पास रहता है। हम तो जातियों में बढ़ जाते हैं। और ये आज़ादी के बाद से ही ऐसा एक योजना बनी तमाम राजनीतिक दलों का कि हम लोगों को आपस में जाति के नाम पे बांट दिया जाए और मुसलमान एकत्र होकर एक मुक्त वोट देता है। तो इस कारण से अभी तक के जितने राजनीतिक दल थे सब मुसलमानों के पीछे चलते थे। लेकिन आज तो मैं जानता हूँ, आप भी आज चैनल से जुड़े हुए हैं, आज आप देख रहे होंगे कि ऐसा कोई पार्टी नहीं है जो पहले कभी मज़ारों पे चादर चढ़ाकर अपने राजनीतिक सफ़र की यात्रा शुरू करते थे। आज वो मजबूर हैं, त्रिपुंड लगाकर, रुद्राक्ष का माला पहनकर, हर हर महादेव का उद्घोष करके, जय श्री राम का नारा लगा के वो मजबूर हैं। इस कारण मजबूर हैं कि अब यह देश हिंदुत्व के प्रखर राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ रहा है। मजबूर आप भी थे जब त्रिपुंड नहीं लगा सकते थे? नहीं, कभी तो मजबूर आज भी है, त्रिपुंड लगा रहे हैं लोग जी। तो आपने अपने बल से उनको मजबूर किया है, उन्होंने अपने बल से मजबूर किया था। तो जैसे आप हैं वैसे वो हैं, फिर अपने आप को आप अलग कैसे मानते हैं? नहीं, अलग देखिए, यह धर्म प्रधान देश है। यहाँ की जो परिपाटी परंपरा रही उससे जुड़कर, मेरे कहने का मतलब इस देश में कोई भी हो, जैसे दूध हो कटोरी में, उसमें चीनी डाल दिया है तो वह और स्वादिष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें आप मक्खी बनकर रहना चाहेंगे तो मैं कहता हूँ दावे के साथ आपको उस दूध से इस देश से उसी दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया जाएगा। कौन लोग? जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, जो भारत को टुकड़े टुकड़े करने की मनसा लेकर इस देश में रह रहे हैं, उनको इस देश में कोई जगह नहीं होना चाहिए। तो भारत में उनके लिए जगह है कि जो धर्म की रक्षा के लिए साधु बने हों और अपने साथ जो है एक बहुत बड़ी सुरक्षा व्यवस्था लेके चल रहे हो। देखिए, सुरक्षा तो व्यक्तिगत कह लिया जाए, उनको कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपस में हो सकता किसी से दुश्मनी हो जिस कारण से वो लेके चल रहे हैं, नहीं तो साधुओं को इस तरह की कोई आवश्यकता नहीं है। कई ऐसे साधु हैं कि एक काफिले में चलते हैं, उनके साथ बिल्कुल सब लगे हुए होते हैं। वो धर्म की रक्षा के लिए जरूरत है क्या हथियार की? नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं अगर वो वास्तव में धर्म के लिए काम कर रहे हैं, वास्तव में हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल उनके लिए खतरा है। और तमाम उदाहरण है, कमलेश तिवारी की हत्या हो गई, कन्हैया की हत्या इसलिए हो जाती कि वो सही बात कह देता है, तो कहीं ना कहीं डर तो है उनको। युवाओं के लिए क्या संदेश आपका? युवाओं के लिए यही संदेश आपके चैनल के माध्यम से दूंगा कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। और निश्चित तौर पर कि देखो मेरे वीरों, अपने खून पर ये इल्ज़ाम ना आए और माँ ना कहे कि मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम ना आए। आज आपको देश के साथ खड़े होने की ज़रूरत है, और देश के साथ वही खड़ा होता है जो मजबूत जिगर का होता है। तमाम नाम आते हैं, राणा प्रताप का नाम आता है, किस प्रकार उन्होंने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, घास की रोटियां तक वो खाए। किस प्रकार भगत सिंह खेत में काम कर रहा था, छोटा सा अबोध बालक था, और जब गांव के लोग जा रहे थे तो उनसे पूछा ये क्या कर रहे हो, तो भगत सिंह छोटा सा अबोध बालक कह रहा मैं बंदूकें बो रहा हूँ। क्या पता उसको कि बंदूकें खेत में बोने का काम नहीं बल्कि ये फैक्ट्री में बनती है। फिर पूछा जाता है बंदूकें बोकर क्या करोगे? बंदूकें उगाऊंगा, अंग्रेजों पर चलाऊंगा, भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराऊंगा। तो जो मनसा, जो प्रेरणा आज उनसे हम लोगों को मिलती है, उस पर चलने की आवश्यकता है। इंटरव्यू हमने शायरी से शुरू किया था, मंच से कई बार हमने दूर से कानों से सुने हैं आपकी आवाज़ को, और आज चैनल के माध्यम से क्या आप दर्शकों को सुनाना चाहते हैं? और हमारे दर्शक हमें प्यार करने वाले हैं, और जो आप सुनाएंगे उसको स्वीकार करेंगे, उस पर कमेंट जरूर करेंगे, यह मेरा वादा है। 2014 के पहले इस देश में कांग्रेस का राज हुआ करता था। हम किसी को वोट देते थे, केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनती थी। 2014 में मैं लोगों के साथ चौपालों में गया, वहाँ कहा था कि कातिलों की टोलियों को रहनुमा बना दिया, और जो बिगाड़ता रहा मेहंदी मांग रोलियाँ, जो सदा वतन की लाज को उघारता रहा और माँ भारती के मानचित्र को फाड़ता रहा। दुर्भाग्य था इस देश का कि उसके सर पर रख के ताज हो रही थी आरती, रो रहा था देश प्रेम, रो रही थी भारती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नाते जब मैं चौपालों में गया तो वहाँ कहा कि जो हमारे मातृभूमि को सुकून दे और देशद्रोहियों को गोलियों से भून दे, ऐसे सरफरोश का हमें प्रकाश चाहिए। देश के लिए पटेल या सुभाष चाहिए। इंटरव्यू को बेबाकी से प्रस्तुत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल से माध्यम से मेरी बात जनता तक पहुंचाने का जो
आपने ये काम किया है, मैं आपको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। अभी आपकी मोबाइल में हम ज़बरदस्ती इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे। आप एक बार जरूर दर्शकों से कह दीजिए कि अगर वीडियो आपकी पसंद आए तो उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखिए, इतना खुल के मैंने इंटरव्यू बहुत दिया था, लेकिन जिन विषयों पे आज आप तक मेरी बात पहुंच रही है, ये प्रयास किसी ने नहीं किया। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके और शेयर भी करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो अगर पसंद आई हो तो आगे जरूर खिसका दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।